लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। भाइयों बहनों, मैं अति पिछड़ी जात में पैदा हुआ। इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है। देश के प्रधानमंत्री का संसद में फिर से भाषण हुआ है और इस बार प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा बोला है जो उनकी अपनी ही बातों में उन्हें घेर लेता है। जैसे उन्होंने संसद में खड़े होकर बोला कि सबसे बड़ा ओबीसी आपको नहीं दिखता, और यही प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले कह रहे थे कि जाति होती ही नहीं, जाति तो केवल गरीब अमीर की होती है। और जैसे ही मौका मिला उन्होंने अपने को देश का सबसे बड़ा ओबीसी कह दिया। आज के वीडियो में इस बात की पड़ताल करेंगे कि क्या देश के प्रधानमंत्री वास्तव में सबसे बड़े ओबीसी हैं, जाति को मानते हैं, और फिर ओबीसी के किन मुद्दों पर देश के प्रधानमंत्री क्या राय रखते हैं। क्या इस देश के ओबीसी को अपने प्रधानमंत्री को ओबीसी मानना चाहिए? क्या ओबीसी की जाति में शामिल हो जाने मात्र से वो ओबीसी के दुख दर्द और हक हिस्सेदारी की लड़ाई में भी शामिल हो जाएंगे? इन पूरी बातों का आज के ओबीसी के मुद्दे क्या हैं और प्रधानमंत्री का उस पर स्टैंड क्या है। वास्तव में मोदी सरकार के पिछले 10 साल में ओबीसी कहां खड़े हैं, आज के वीडियो में प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य के बहाने पूरी पड़ताल करेंगे। स्वागत है आपका मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। देश के प्रधानमंत्री ने संसद में अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम भाषण देते हुए एक बार फिर से खुद को ही कटघरे में खड़ा कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अति आत्मविश्वास में हास्यास्पद हो उठते हैं। जैसे इस भाषण में सबसे ज्यादा हास्यास्पद वो तब बन गए जब वो परिवारवाद पर टिप्पणी करने लगे, और परिवारवाद पर जैसे ही टिप्पणी करना शुरू किया प्रधानमंत्री ने, सामने से गौरव गोगोई ने जब बीजेपी के परिवारवाद को गिनाना शुरू कर दिया कि आपके बगल में ठीक दाहिनी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं, उनके बेटे पंकज सिंह विधायक हैं, बीजेपी से नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनके ठीक थोड़ा और दाहिने अमित शाह बैठे हुए हैं, जिनका बेटा जय शाह बीसीसीआई का चेयरमैन है, और उसके पीछे तो बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो जिसके किसी के पिता या पुत्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजनीति में शामिल हैं, लेकिन बीजेपी को ये नहीं दिखता। और जैसे ये गिनाया गया कि एनसीपी, एलजेपी ये सब क्या है, तो प्रधानमंत्री की जबान लड़खड़ाने लगी, वो हास्यास्पद हो गए, क्योंकि वो बहुत सोच विचार के तो ये सब तैयारी करते नहीं, और टेलीप्रॉम्प्टर संसद में लगा नहीं होता। मुश्किल ये आन गई कि प्रधानमंत्री की जबान लड़खड़ाने लगी और फिर वो पलट गए, अपनी ही बात से पलट गए। हम ये नहीं कह रहे कि एक ही परिवार के 10 लोग राजनीति में नहीं आ सकते हैं, इस पर आप मुझसे अलग बातचीत कर सकते हैं। तो जैसे मेरी अभी जबान लड़खड़ाई, ये दरअसल में प्रधानमंत्री की जबान लड़खड़ाई ऐसे, और वो अपनी बात से पलट गए। अगर मैं ये कह दूं कि देश के सबसे बड़े पलटू राम अगर कोई हैं तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो ये ज्यादती नहीं होगी। और इस बात को परिवारवाद से ज्यादा बेहतर समझा जा सकता है उनके जाति केंद्रित समझ को लेकर के। जाति पर देश के प्रधानमंत्री इतनी बार पलटी मारे हैं कि आगे कई नीतीश कुमार अगर मिल जाएं तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बराबरी नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि मैं ये अतिशयोक्ति में तो नहीं बोल रहा, नहीं साहब, एक एक करके सिलसिलेवार समझाऊंगा आपको कि कैसे मैं उनको जाति के मुद्दे पर सबसे बड़े पलटी मार कह रहा हूं। असल में ये है कि बीजेपी और आरएसएस की राजनीति को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर समझना होगा। लगभग 100 साल पूरे होने वाले हैं उस सांस्कृतिक संगठन जो दावा तो ये करता है कि वो गैर राजनीतिक है, लेकिन देश की सबसे बड़ी राजनीति वही सांस्कृतिक संगठन करता है, जिसके विचारक गोलवलकर, हेडगवार, सावरकर ये सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि जाति पर बात नहीं होनी चाहिए। सावरकर की किताब हिंदुत्व पढ़ लें या गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट, ये दोनों किताबें या पूरी तरह से आरएसएस के विचारधारा जाति के मसले पर फूले, अंबेडकर, पेरियार, लोहिया की विचारधारा से बिल्कुल अलग है। पहली बात तो ये कि आरएसएस पहले स्वीकार नहीं करना चाहता कि इस देश में हजारों साल से जाति के नाम पर विभाजन उन्हीं लोगों ने किया, और जाति के नाम पर थोड़े से मुट्ठी भर लोगों ने बहुत ज्यादा लोगों का हक हिस्सा खा गया, छीन लिया, कब्जा कर लिया।
बहुत अरसे लंबा आंदोलन चला और पैरेलल चला, बुद्ध से लेकर के कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, नारायण गुरु, संत गाडगे, पेरियार, फूले, अंबेडकर, शाहू, लोहिया, मंडल, कांशीराम, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, एक लंबी फेहरिस्त है। पेरियार ललई सिंह यादव, आज तो उनको याद करने का दिन भी है। तो इस पूरे मूवमेंट की जो पूरी अंडर करंट है वो आरएसएस की कभी नहीं हुई, क्योंकि ये मानता है कि भारतीय समाज में एक स्तरीकृत विभाजन है और जाति व्यवस्था ऐसे बना दी गई ताकि थोड़े से लोगों का कब्जा बरकरार रहे। वो अच्छा कब्जा कैसे बरकरार रहे, तो उनको मुख से पैदा कराया दिखाया गया ताकि वो श्रेष्ठ दिखें, और शूद्र को कहा गया कि वो पैर से पैदा करेंगे। अब ये कहते हैं, कई बार बीजेपी वाले कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्र, और कर्म फल के आधार पर वो तय होता है कि कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र। ये इतनी वाहियात फिलॉसफी है जो कभी साबित ही नहीं हो सकती। अगर जन्म से सभी शूद्र हैं तो कितने ब्राह्मण इस देश में आज तक ऐसे पैदा हुए जिनके बेटे कर्म शूद्र का करने के बाद शूद्र कहलाए, या आज भी कितने ब्राह्मण शूद्र कहलाते हैं? क्योंकि अब तो वो न ब्रह्म ज्ञान का सवाल रहा और न ज्ञान का वैसा कब्जा उनके पास रहा। भारत आजाद हुआ, सब कुछ बदल गया। दूसरी तरफ कितने क्षत्रिय ऐसे हैं जिनके बेटे तलवार चलाना जानते हैं, फिर भी वो क्षत्रिय हैं। तो ये वाहियात सी बात किताब में लिख दी गई ताकि लोगों को समझाया जाए कि जन्मना जायते शूद्र, पैदा होते सब शूद्र होते हैं। नहीं भाई, पैदा होते ही वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अलग अलग होते हैं। आज तक डॉक्टर अंबेडकर को कोई ब्राह्मण कहता है, मानता है क्या? अगर डॉक्टर अंबेडकर विदेश से पढ़ के 32 डिग्रियां लेकर लौटे और सारी ओरिजिनल डिग्रियां लेकर लौटे, घर नहीं रहने को दिया, चपरासी फाइल फेंक कर देता जबकि वो अधिकारी थे उस चपरासी के। कहां गया जन्मना जाते शूद्र? इसलिए जरा देश के लोगों को आरएसएस के विचार को समझना बहुत जरूरी है। आरएसएस कभी इसको नहीं मानता कि जाति पर डिबेट हो, और हम जिस विचारधारा को समाजवाद कहते हैं, सामाजिक न्याय कहते हैं, संविधानवादी कहते हैं, वो एंटी कास्ट मूवमेंट ही है कि जाति इस देश की सबसे बड़ी सच्चाई है। जाति के नाम पर सबसे ज्यादा हकमारी इस देश में हुई है। जाति के नाम पर सब कुछ बंट गया, और आरएसएस इसे कभी नहीं मानता। आरएसएस चाहता है कि केवल धर्म पर डिबेट हो, पितृभूमि ये रहे। पढ़िए ना, आपको पढ़ना चाहिए हिंदुत्व, सावरकर की किताब। और वो पितृभूमि से लेकर के वर्चस्व तक किसको कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। आरएसएस का मूल विचार ही आर्थिक आधार पर आरक्षण का है, और आरक्षण और संविधान के न मानने वाले लोग ही हैं। संविधान को नहीं मानते थे, ये कहते थे हमारे पास तो इतना अच्छा संविधान मनुस्मृति बहुत पहले का है। तो उस आरएसएस से जनसंघ निकला, और हमेशा जनसंघ इस जाति व्यवस्था के एंटी कास्ट मूवमेंट को कभी स्वीकार नहीं किया। दूसरी तरफ जब 1980 में आकर के बीजेपी बनती है, तो बीजेपी भी आरएसएस का एक राजनीतिक पॉलिटिकल विंग है। हालांकि जैसे आरएसएस के हजारों विंग हैं, वो सारा काम आरएसएस के करते हैं, और जब फंसते हैं तो आरएसएस कहता है ये हमारे थोड़े ही है। बीजेपी और आरएसएस ऐसे काम करती है। तो बीजेपी की रणनीति में जब मंडल आंदोलन लागू हुआ तो उस पूरी रणनीति को आप ऐसे समझें, मंडल के विरोध में मंदिर को लेकर आए और उसकी रथ यात्रा निकाली, और जिसके संयोजक यही सबसे बड़े ओबीसी होने का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी थे। सच सच बताइएगा दिल पर हाथ रख करके कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रथ यात्रा में संयोजक बनकर के अडवाणी का रास्ता साफ करके आगे आगे चल रहे थे, तो आपको पता था कि देश के प्रधानमंत्री कौन सी जाति में आते हैं? उनकी जाति भी नहीं पता रही होगी, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी जाति बताई भी नहीं, और वो उस समय ओबीसी थे भी नहीं। कमाल देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं देश का सबसे बड़ा पलटू राम कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है। नहीं पता इस देश को। और भैया तुम एक तो ओबीसी उस समय थे नहीं, और अगर उस समय भी ओबीसी थे तो ओबीसी का तो सबसे बड़ा आंदोलन उस समय मंडल आंदोलन शुरू हुआ। मंडल के विरोध में रथ यात्रा आई थी, कमंडल आंदोलन शुरू हुआ था, और आप उस कमंडल आंदोलन में शामिल थे। आपने कभी मंडल, आज तक 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए भी नरेंद्र मोदी के मुंह से मंडल कमीशन का नाम भी सुना है आपने? ओबीसी को तो जो भी हक हिस्सा मिला वो संविधान और मंडल कमीशन से मिला। संविधान को वो भीतर से खोखला कर चुके हैं। सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी में आरक्षण था, उसे खत्म करके सब प्राइवेट कर चुके हैं। तो आधा तो ओबीसी की लड़ाई खत्म कर दिया उन्होंने। और दूसरी तरफ ओबीसी के नाम पर जो सबसे बड़े मुद्दे उस पर क्या स्टैंड रखते हैं वो आगे हम आकर के बात करेंगे। थोड़ा इतिहास में फ्लैशबैक में अभी 1990 ले चलता हूं आपको।
1990 में मंडल आंदोलन लागू हुआ, सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा कर दिया गया। सब तरफ कौन था? वही आरएसएस बीजेपी के लोग। वो नहीं चाहते थे इस देश में मंडल की राजनीति हो, और सामाजिक न्याय और संविधान को मानने वाले लोग मंडल के पक्ष में खड़े थे। लाठी, गाली, पत्थर, मुकदमा क्या नहीं सहा। और उस समय देश के सबसे बड़े ओबीसी कहाँ थे? रथ यात्रा के संयोजक। मामला आगे बढ़ता है, 1996 से 98 का वक्त आता है और फिर से एक मांग होने लगती है कि इस देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। अगर जाति है तो जाति की गिनती भी हो, कौन सी जाति ने कितना अब तक हिस्सा पाया, और क्या कुछ ऐसी भी जातियां जिन्होंने दूसरे के हिस्सा खाया। और पहले ओबीसी प्रधानमंत्री जिसने कभी ओबीसी के नाम पर वोट नहीं मांगा वो थे एचडी देवगौड़ा, और उन्होंने जब जाति जनगणना के लिए कैबिनेट में पास कर दिया कि जाति जनगणना 2001 की जनगणना में होगी, तो यही आरएसएस से निकली हुई बीजेपी और इसके सबसे प्रोग्रेसिव चेहरा माने जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत सारे सवर्ण लिबरल इस बात से खुश हो जाते हैं कि राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी। नहीं साहब, सारे गुनाह में शरीक हैं। पाकिस्तान पर कविताएं लिखी और जमीन तो समतल करने का बयान राइट मैन ने दिया था। वही राइट मैन जब पहली बार सरकार में आते हैं और आते ही देवगौड़ा का फैसला पलटते हैं पहली कैबिनेट में। यानी साहब, आपको जाति जनगणना से इतनी चिढ़ थी, आपको नहीं पता था कि जाति जनगणना से क्या लाभ होने वाला, और इनके चलते, उस राइट मैन के चलते 2001 में जाति जनगणना नहीं हो सकी। 2010 की बीजेपी फिर से ऐसी जगह पे खड़ी होती है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2002-03 के आसपास अपनी घांची जाति को ओबीसी में लिस्ट करा चुके होते हैं। खुद कराते हैं, कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। अभी तो मराठा आंदोलन कर रहे हैं कि भैया हमको ओबीसी बना दो, गुज्जर आंदोलन कर रहे हैं, जाट मानते हैं कि कई जगह हम नहीं हैं, उनको नहीं बनाया जाएगा। ओबीसी में बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसको कोई नहीं करेगा, लेकिन अपनी जाति को उन्होंने ओबीसी में शामिल कर लिया जब खुद मुख्यमंत्री बने, यानी सेल्फ मेड ओबीसी हैं। अब पलटी मार का आगे का बयान देखिए कि जैसे 2010 में संसद में बहस होने लगी कि क्या इस देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, और पूरी बीजेपी भी जाति जनगणना की पैरोकारी कर रही थी, और बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ी और बुलंद आवाज़ थे मरहूम गोपीनाथ मुंडे, जो ओबीसी कम्युनिटी से आते थे। वो जब बोलते थे तो लगता था कि हाँ कोई ओबीसी बोल रहा है, उसके मुद्दे होते थे, उनके सवाल होते थे। हुकुम देव नारायण यादव जो समाजवादी पाठशाला से निकले थे, लेकिन बाद में वो ऐसी पाठशाला में चले गए जो नफरत की पाठशाला थी, और वो जाति जनगणना की पैरोकारी कर रहे थे। पूरी की पूरी बीजेपी इंक्लूडिंग लालकृष्ण आडवाणी, सारे लोग चाहते थे कि जाति जनगणना हो, लेकिन कांग्रेस की गलती से 11 की जनगणना में जाति जनगणना नहीं हो पाई। वो अलग से एक सर्वे हुआ, उसके आंकड़े जब से नरेंद्र मोदी सरकार में आए उसके बाद उन्होंने उस गलत सर्वे का भी आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया। अब आते हैं पलटी मार के वास्तविक बयान पर। 2013 में इनकी दावेदारी घोषित होती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा बनेंगे बीजेपी की तरफ से, और जैसे ही वो चेहरा बन करके अपना भाषण शुरू करते हैं, कोई जान ही नहीं रहा था कि उन्होंने कब अपने को ओबीसी बना लिया है। और वो प्रचार करने के लिए गए और कहे कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूं। ये देश के प्रधानमंत्री ने खुद बोला। 2019 के प्रचार तक आते आते देश के प्रधानमंत्री खुद को अति पिछड़ी मां का बेटा कहने लगे, और वही प्रधानमंत्री, वही बीजेपी 2018 में जब राजनाथ सिंह एक भाषण देने गए तो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में कि हमारी सरकार आएगी तो हम जाति जनगणना करा देंगे 2021 में। कोविड आया, जनगणना लेट हो गई, और इधर सोशल जस्टिस की तमाम ताकतों ने जाति जनगणना को ओबीसी के सबसे बड़े मुद्दे की तरह से उठाना शुरू कर दिया। बात आगे बढ़ रही थी, सपा और बसपा जैसी कई पार्टियां इसका साथ दे रही थी। बिहार में उस समय एक समाजवादी सरकार थी जिसने 1931 के बाद पहली बार जाति जनगणना करा भी दी और उसके आंकड़े सार्वजनिक कर दिए, और पूरे देश में ये चर्चा में आ गया कि किसकी आबादी 3% है और उसने नौकरियों पे 60% कब्जा कर लिया है, किसकी आबादी 60 से 63% है और उसके पास हिस्सेदारी, जमीन का मालिकाना हक, शिक्षा, नौकरी, घर, परिवार, बिजनेस, व्यापार 5 से 10% भी नहीं है। देश में डिबेट शुरू हो गई कि ये हक हुकूक हिस्सेदारी की लूट कौन कर रहा है, और ये देश को पता क्यों नहीं चल रहा है कि कौन किसका हिस्सा
लूट रहा है, जिसके चलते जाति जनगणना की मांग पूरे देश में होने लगी। और कांग्रेस पार्टी, जिसके नए उभरते हुए राजनेता राहुल गांधी, जो कई मामलों में अब नई लकीर खींच रहे हैं, उन्होंने जाति जनगणना के सवाल को कैप्चर किया, अपने मुद्दे के साथ उठाया और पूरी दमदारी से उन्होंने सदन में पूछ लिया कि जब देश के प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी बताते हैं तो 90 ज्वाइंट सेक्रेटरी में केवल 3 ओबीसी क्यों है। 2018-19 का वक्त रहा होगा, मैंने खुद आरटीआई लगाई थी। उसके बाद से 2022 तक के आंकड़े मेरे पास हैं कि देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 2019 तक कोई ओबीसी प्रोफेसर ही नहीं था। आज की तारीख में 41 प्रोफेसर पूरे देश में ओबीसी के हैं और ओवरऑल ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन पूरे देश में यूनिवर्सिटीज में 4% है। हुआ लिटरल एंट्री से लगभग 350 लोगों का तो आंकड़ा है, बाकी लोग भी कितने आ रहे होंगे उसका देश को पता ही नहीं चल रहा होगा। और लिटरल एंट्री से सीधे सेक्रेटरी बनाए जाने की जो नौकरी दी गई उसमें एक भी ओबीसी नहीं, आपके कैबिनेट सेक्रेटरी में ओबीसी नहीं। देश के 500 सबसे बड़े उद्योगपति, उनमें कितने ओबीसी हैं जरा बता दो। देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े ओबीसी आप थे, तो आपने 10 साल में ओबीसी को क्या दिया? कितने प्रोफेसर, कितने वाइस चांसलर आपने बनाए? हम 2018 के बाद आंकड़े मांग रहे हैं और आंकड़े मिल नहीं रहे। और 18-19 का आंकड़ा है कि 596 कुलपति में केवल 36 कुलपति ओबीसी थे। सबसे बड़े ओबीसी आप हैं, सबसे बड़े ओबीसी आप हैं, तो ओबीसी के कट ऑफ से नीचे कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की क्यों जा रही है? ओबीसी की सीटें सबसे कम क्यों हैं? और सबसे बड़ा मुद्दा, अगर सबसे बड़े ओबीसी आप हैं तो मंडल कमीशन कह रहा था कि 52% आबादी को 52% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और जब से ईडब्ल्यूएस आया है 50% की अपर लिमिट खत्म हो गई। तो बताओ सबसे बड़े ओबीसी, अभी तुरंत फैसला करो कि 52% आबादी ओबीसी को 52% आरक्षण हम देने जा रहे हैं, वरना फिर हम तुमको कहते रहेंगे कि आप केवल धर्म के नाम पर राजनीति करके आरएसएस के विचार को देश पर लागू कर रहे हो, और जब वोट लेना होता है तो सबको ओबीसी बताने लगते हो। और हम ओबीसी आवाम से ये कहेंगे कि जरा आंख खोलकर आप भी देखो कौन है जो जाति जनगणना के विरोध में खड़ा है, लिटरल एंट्री करवा रहा है, शिक्षा बेच दिया है, व्यापारी बिजनेस जो ओबीसी के लोग थे वो चौपट कर दिया है, हस्तशिल्प कुटीर उद्योग चौपट हो गए, और ओबीसी के सबसे बड़े आइकॉन पर बातें नहीं करते। तो ये हाल है देश के ओबीसी के सवालों का, मुद्दों का। ओबीसी आज मांग कर रहा है जाति जनगणना की। ओबीसी का सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में कोई है तो जाति जनगणना। और जैसे जैसे जाति जनगणना का मुद्दा मजबूत होने लगा, इसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जाति तो होती नहीं साहब, जाति तो केवल गरीब अमीर की होती है। और जैसे ही देश में उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उनके किसी रवैये से नाराज होकर सांसद संसद में आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वहां एक व्यक्ति मजाक में उनकी मिमिक्री करने लगा। लोकतंत्र में इतना तंग दिल कि उसे ये कह दिया बीजेपी के नेताओं ने कि एक जाट का अपमान हुआ है, और बीजेपी ने उसके साथ जाति को जोड़ दी। वो बीजेपी जो आरएसएस को मानती है और कहती है जाति तो होती ही नहीं, केवल धर्म है, धर्म के नाम पर वोट दिया करो, देखो हमने मंदिर बनवा दिया, वहीं बनवा दिया, तो ओबीसी लोगों तुम भूल जाओ कि तुम किसी जाति के हो। तब कोई अखिलेश यादव बीच में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं भी तो हिंदू था, मेरा घर गंगा जल से क्यों धुलवाया। तभी कोई 69,000 शिक्षक भर्ती वाले बच्चे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि हम भी तो दलित पिछड़े आदिवासी हैं, तो हम भी तो हिंदू हैं, तुमने हमारी नौकरी क्यों छीन ली, अभी तक ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी। इस देश के तमाम दलित पिछड़े खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन बन जाएं, और वो कहते हैं कि तुम बाहर से आए हुए लोग हमारे संसाधनों पर कब्जा कर लिए और हमें ही इस तरह से किनारे बताते हो। तब जाके बीजेपी अपने ट्विटर हैंडल से और बीजेपी के जेपी नड्डा संसद में खड़े होकर बोलने लगते कि बीजेपी तो वो पार्टी जिसने पहला ओबीसी प्रधानमंत्री दिया। बाद में उनका जनरल नॉलेज किसी ने ठीक किया कि नहीं भाई, उसने वोट नहीं अपने ओबीसी बताकर मांगा था, इसलिए ऐसा नहीं कि वो ओबीसी नहीं था, वो थे एचडी देवगौड़ा। तब उन्होंने संशोधन किया। बीजेपी लगी गिनवाने, सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री हमने ओबीसी दिए, सबसे ज़्यादा मंत्री हमारे ओबीसी हैं, सबसे ज़्यादा विधायक सांसद हमारे ओबीसी हैं। लेकिन ओबीसी के मुद्दे पर, जाति जनगणना पर बीजेपी खिलाफ में खड़ी है और आज तक जाति जनगणना नहीं होने दे रही, और बिना जाति जनगणना के वो रोहिणी कमीशन को लागू करना चाहती है। इस देश का कोई भी जागरूक ओबीसी कभी ये नहीं चाहेगा कि ओबीसी में डिवीज़न ना हो, या ओबीसी को जो बाकी जातियां हैं, जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उनको उनके हिस्से का हक न मिले।
जिसकी लड़ाई हक हुकूक हिस्सेदारी की हो, वो अपने ही भाई की लड़ाई से क्यों नहीं सहमत होगा? लेकिन बीजेपी उस लड़ाई में आपस में लड़वाना चाहती है और सबसे बड़े मुद्दे पर कहते हैं प्रधानमंत्री कि जाति तो होती नहीं। तो भैया पहले बता दो कि जाति है कि नहीं है। कब कब तुम बन गए सबसे बड़े ओबीसी? और एंटी कास्ट मूवमेंट, फूले अंबेडकर, पेरियार, लोहिया, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, मंडल की लड़ाई, कांशीराम की लड़ाई इसी बात की थी कि कोई बड़ा ओबीसी छोटा ओबीसी नहीं होता, सारे ओबीसी बराबर, सारे दलित बराबर, और सब मिलकर 90% बहुजन हैं। और इस 90% में कोई बड़ा छोटा नहीं। गांव में खेती करने वाला एक ओबीसी भी बड़ा ओबीसी है। उसके लिए जरूरी नहीं कि वो एक देश का प्रधानमंत्री बने तभी वो बड़ा ओबीसी होगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री से मेरा ये 3 सवाल पूछिएगा। पहली बात बताओ, जाति मानते हो कि नहीं? दूसरी बात बताओ, जाति अगर मानते हो, खुद को ओबीसी मानते हो, तो ओबीसी के सवालों पर कभी क्यों नहीं बात करते? और तीसरी बात, ओबीसी की लड़ाई मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है, तुम तो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हो, फिर ओबीसी के हक हिस्सा क्यों मार रहे हो? इन सवालों को मेरी तरफ से भी मोदी जी से पूछिएगा और तब आपको भी लगेगा देश में सबसे बड़ा पलटी मारने वाला कोई नेता है तो वो हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको ये बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विशेषज्ञ के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।